जब आप एक डॉक्टर के ओपीडी में जाते हो और कोई सर्जरी रिकमेंड की जाती है, चाहे वो इलेक्टिव बेसिस पे हो किसी डॉक्टर के ओपीडी में या इमरजेंसी सिचुएशन में हो एक ईआर में या इमरजेंसी रूम में, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कैसे मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ और क्या पॉइंटर्स है जो मैं उनको सर्जरी के बारे में बताता हूँ। और अगर आपके डॉक्टर्स ये पॉइंटर्स पे नहीं स्ट्रेस कर रहे तो आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि ये पॉइंटर्स पे ज़्यादा क्लैरिटी आए और आप समझ पाए कि सर्जरी में क्या रिस्क है और कैसा प्रोसीड करना चाहिए। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे सामने मिस्टर गर्वित शर्मा है और उनकी फैमिली है। मिस्टर शर्मा एक 70 ईयर मेल है जिनको डायबिटिक फुट है और उनके 2 उंगलियों में थोड़ा सा गैंग्रीन और एक छोटा सा घाव शुरू हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि ये घाव ये गैंग्रीन इंप्रूव नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कई हफ्तों से सारे ब्लड थिनर्स के बावजूद, और शायद एम्पुटेशन के लिए सोचना पड़े। डॉपलर टेस्ट कराया और डॉपलर टेस्ट में यानी कि कलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट में पाया कि बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस है नसों में, जिसके वजह से खून ठीक से पहुंच नहीं रहा है घुटने के नीचे, और अगर एम्पुटेशन भी करेंगे तो शायद वो हील ना हो और सीधा घुटने के नीचे एम्पुटेट करना पड़े यानी कि काटना पड़े। अब ये फैमिली मेरा वीडियो देखकर गैंग्रीन पे मेरे पास आई है इस उम्मीद में कि मैं ये एम्पुटेशन प्रिवेंट कर सकूं। तो ये बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताता हूँ कि उनके डॉपलर रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मैं फैमिली से कैसे बात करता हूँ प्रोसीजर के बारे में। सो मिस्टर शर्मा एंड फैमिली, हम आपके लिए एंजियोप्लास्टी करेंगे और एंजियोप्लास्टी से एक उम्मीद ये होगी कि हम फ्लो पूरी तरह इम्प्रूव कर पाए। जो अभी 0% है जो फुट तक जा रहा है उसे ऑलमोस्ट 90% प्लस तक पहुँचा दे, जिससे जो प्री गैंग्रीनस चेंजेस है, घाव है, ये सारे हील हो जाए और कोई एम्पुटेशन की ज़रूरत ना पड़े। अगर इसके दौरान फ्लो बढ़ जाता है लेकिन ऑलरेडी काफ़ी इरिवर्सिबल चेंजेस हो चुके हैं वो 2 उंगलियों में और वो 2 उंगलियां काटनी पड़े या डिब्राइटमेंट करना पड़े, तो फिर भी हमारे लिए ये बहुत एक्सेप्टेबल आउटकम होगा। लेकिन ये एंजियोप्लास्टी प्लान करने के पहले मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ऑपरेशन के बारे में, जिसे जानने के बाद आप खुद अपना फैसला ले पाए कि आप इसके लिए प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं, क्या आप कोई सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं या नहीं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ये ऑपरेशन के सक्सेस रेट की। ये सक्सेस रेट 2 तरीक़ों से डिफाइन होता है। पहला टेक्निकल सक्सेस, जिसका मतलब है कि जब मैं ये एंजियोप्लास्टी करने जाऊंगा तो मैं बाहर आके आपको बता पाऊँ कि एंजियोग्राफी के हिसाब से मैं पूरी तरह वो प्लाक या चूने को क्रॉस कर पाया, वो ब्लॉकेज को, उसको मैं बलून से खोल पाया, स्टेंट से स्टेबलाइज कर पाया और अब फ्लो या परफ्यूजन फुट तक बहुत अच्छा है जो पहले नहीं था। सो टेक्निकली मैं सक्सीड हुआ, रेडियोलॉजिकली मैं सक्सेसफुल रहा और अब उम्मीद है कि इनको क्लिनिकल सक्सेस भी मिलेगा। पर मिसेस शर्मा एंड फैमिली, ये मत सोचिए कि टेक्निकल सक्सेस सब कुछ है, ये तो केवल एक एंजियोग्राफिक रिजल्ट है। असली फ़ायदा तो तब हो जब सच में एम्पुटेशन प्रिवेंट हो जाए या वो जो घाव है वो सूखने लगे, गैंग्रीन झड़ने लगे या डिब्राइटमेंट से ठीक हो जाए और एम्पुटेशन टल जाए। और जैसा मैंने कहा, हाँ, अगर माइनर एम्पुटेशन भी हो चलेगा, इट्स एक्सेप्टेबल क्लिनिकल सक्सेस। पर ये सब करने के बावजूद अगर 6 हफ्ते तक घाव नहीं बढ़ रहा है या चीज़ें बैड ही हो रही है और फाइनली पैर काटना पड़ रहा है तो इट्स अ क्लिनिकल फेलियर। क्या चांसेस है टेक्निकल सक्सेस के? चांसेस बताऊं तो ऑलमोस्ट 95 to 96% है। इस केस में क्लिनिकल सक्सेस के चांसेस बताऊं तो 86 to 90% है। सेकंड, ठीक है, सक्सेस या फेलियर अपनी जगह है। सक्सेसफुल हुए तो एक बहुत मेजर आउटकम होगा पॉजिटिव, फेल हुए तो कोई नुकसान तो नहीं है ना, लेकिन कॉम्प्लिकेशन रिस्क कितना है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन रिस्क के बारे में। 1% माइनर कॉम्प्लिकेशन रिस्क एंड 0.5% मेजर कॉम्प्लिकेशन रिस्क। माइनर कॉम्प्लिकेशन में जब मैं चूने की या प्लाक की प्लास्टी कर रहा हूँ तो थोड़े कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स उड़ के जा सकते हैं डिस्टल सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से माइनर गैंग्रीनस चेंजेस बढ़ जाए और एक्चुअली माइनर एक आधा फिंगर एम्पुटेशन या डिजिटल एम्पुटेशन की जरूरत पड़े, बट ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा हो। मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तब वेसल डिसेक्ट हो जाए, यानी कि वेसल को हार्म पहुंच जाए वायरिंग की वजह से और एक मेजर एम्पुटेशन हो जाए क्योंकि मेजर ब्लॉकेज मेरी वजह से हो गई। या फिर मैंने स्टेंट डाला तब रिजल्ट बहुत अच्छा था पर बॉडी स्टेंट ना एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर चूना जमाना शुरू कर दे, जिसे नियो इंटिमल हाइपोप्लेजिया बोलते हैं, एक रिएक्शन, या फिर सीधा उसको क्लॉट कर दे दवाइयों के बावजूद और इसके वजह से फ्लो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। थर्ड कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकता है क्योंकि हम खून पतला रख रहे हैं ताकि हम प्रोसीजर सक्सेसफुली कर पाए। हम मेजर नसों में, आर्टरीज में जाके एक छेद द्वारा सारा काम करें तो हो सकता है वहाँ से एक ब्लीडिंग एनसी हो जाए और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो। इस तरह माइनर एंड मेजर कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल है। 100 में से 1 इंसान को माइनर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, 200 में 1 इंसान को मेजर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। मेंटली वो तैयारी रखनी पड़ेगी, बट बिकॉज बेनिफिट कॉम्प्लिकेशन को ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना से आउटवे करता है, इसलिए डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी करना समझदारी होगी, क्योंकि अगर हम नहीं करते फिर तो 100% हम एम्पुटेशन की तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट करेंगे तो हाई चांसेस है, 90% चांस कि हम एम्पुटेशन प्रिवेंट कर देंगे। ऑफकोर्स
कुछ केसेस में हम हो सकता है फेल हो जाए और बहुत कम केसेस में हम और हार्म कर दे, बट वो रिस्क हमें लेना पड़ेगा ये करने के लिए। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि रिकवरी पीरियड कैसा होगा हॉस्पिटल में भी और घर पे। तो देखिए, अगर प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में जो मैंने टेक्निक प्लान किया, एंटीग्रेट टेक्निक, सिंपली हो जाता है तो हार्डली 1 दिन का रिकवरी पीरियड है। आज ऑपरेशन दोपहर को होता है तो अगले सुबह मैं आपको डिस्चार्ज प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। घर पे उनको 1 या 2 दिन और रेस्ट करना है, क्योंकि जो रीपरफ्यूजन हुआ है, फ्लो वापस आया है पैर तक, उससे थोड़ा सा चेंजेस आता है, रीपरफ्यूजन इंजरी होता है, जिसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। इनके केस में कम होगा पर होगा। एंड उसके बाद वो अपना नॉर्मल ऑफिस, नॉर्मल वॉकिंग एंड सब कुछ रिज्यूम कर सकते हैं। सो रिकवरी हॉस्पिटल में 1 दिन और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन, अगर सब स्मूथ रहता है तो। ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेशन में ये सारे प्रिंसिपल्स ब्लोन ओवर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% केसेस। और एक क्वेश्चन है कि जो आप सर्जरी या इंटरवेंशन करने जा रहे हो, क्या उसमें कोई स्कार हो सकता है? तो देखिए, क्योंकि ये टेक्निक एंजियोग्राफी से हो रही है, एक पतली सी सुई द्वारा, एक पतली ट्यूब या शीट और कैथेटर्स द्वारा सब काम हो रहा है, कहीं भी इसमें कोई स्कार नहीं छूटता। सब कुछ ग्रॉइन में एक टाइनी होल से होता है, 2 मिलीमीटर या उससे भी कम। और इसलिए जब हम ये निकाल देते हैं और दबाते हैं, 2 दिन बाद आपको दिखेगा भी नहीं कि ये कहाँ से किया था। तो दिस इज़ अ कंप्लीट स्कारलेस सर्जरी, जिसके कई एडवांटेजेस हैं। ऑफकोर्स कॉस्मेटिक एडवांटेज की स्कार नहीं है, बट स्कार नहीं होने की वजह से हर्निया के चांसेस नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेफ सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर जाने के बाद हमें क्या रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे। तो देखिए, 2 दिन के रेस्ट के बाद उनको वॉक कंटिन्यू करना है। वॉकिंग बहुत हेल्प करेगा कोलैटरल्स बनाने में, बॉडी को आइडिया आएगा कि हाँ, ये पेशेंट को फ्लो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए मजबूत बाईपास चैनल्स या कोलैटरल्स बनेंगे। वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये सक्सेस मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में। मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ ब्लड थिनर्स दिए जैसे इकोस्प्रिन, जेराल्टो, बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करने। 1 दिन भी यही स्टेंट को चलाते रहेंगे और गलती से भी स्टेंट थ्रोम्बोसिस नहीं होने देंगे, सक्सेस सस्टेन्ड होगा। स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद करना है। स्मोकिंग अगर करेंगे तो ये ऑपरेशन फेलियर के चांसेस 60 से 70% होंगे, तो गलती से भी स्मोकिंग नहीं करना है, आप खुद ये ऑपरेशन फेल करवाओगे। एंड 4th एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायबिटीज़ है, यूजुअली आपका कंट्रोल में नहीं रहता था, हाल ही में कंट्रोल में रहने लगा है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल या शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है। अगर आप अपना HbA1c यानी 3 महीने का एवरेज शुगर को 1 ग्राम से भी, 1% से भी कंट्रोल करते हो, तो वुंड हीलिंग सक्सेस, जो घाव है उसके हीलिंग के सक्सेस ऑलमोस्ट 20 गुना बढ़ जाता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेना है। और लास्ट में कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट एक वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंज्यूमेबल्स या हार्डवेयर यूज़ होगा, जो ऑन टेबल डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेंट डलेगा, कौन से बलून्स। पर अगर मैं आपको एक एवरेज एस्टिमेट बताऊं तो टोटल कॉस्ट प्रोसीजर का 3 लाख तक जा सकता है। हिस्सा बराबर याद रखते हो 360 इन इंडियन करेंसी, बिकॉज इसमें जो हार्डवेयर है वही 1 से 1.5 लाख का है, जिसमें माइक्रोपंचर किट, लॉन्ग डेस्टिनेशन शीट्स, बलून्स, वायर्स, स्टेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट स्टेंट्स यूज़ करूँ जिससे पेटेंसी या रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाए, तो फिर ऐसे भी स्टेंट्स आते हैं जो अकेला स्टेंट 1,80,000 का है, जैसे कि नया एलुविया स्टेंट। सो ऐसे केसेस में कॉस्ट 4.5-5 लाख तक भी जा सकता है। चॉइस आपका है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सब ऑप्टिमल स्टेंट्स यूज़ करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं है, पर हाँ, अगर कॉस्ट एक मेजर फैक्टर नहीं है या आपका अच्छा मेडिक्लेम है और आप हमें परमिट करते हो कि बेस्ट हार्डवेयर यूज़ करो, तो कॉस्ट डेफिनेटली 5 लाख क्रॉस कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको चाहूँगा कि आप पूछे या मैं आंसर करूँ, वो है कि रिकरेंस का क्या चांस है। ठीक है, आज की तारीख में पूरी तरह हील हो जाए और स्टेंट भी अच्छा काम कर रहा है, पर क्या चांस है कि ये चूना फिर आ जाएगा या फिर नसों में फिर ब्लॉकेजेस आ जाएंगे और इस तरीके की प्रॉब्लम फिर हो जाएगी। तो देखिए, स्टडीज़ बताते हैं कि अगर आप अच्छा क्वालिटी के हार्डवेयर यूज़ करो, सुपेरा स्टैंड या फिर अच्छे सेल्फ एक्सपांडेबल स्टैंड्स और एलुविया स्टैंड्स, देन एवरेज पेटेंसी इज बिटवीन 80 to 90% एट फर्स्ट ईयर एंड बाई 3rd ईयर, तीसरे साल तक 70 to 80%। सो हम कितना भी अच्छा काम करें, वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेंड एनवायरनमेंट में भी 10 से 20 लोगों का स्टैंड्स ब्लॉक हो जाता है, फिर से उसमें ब्लॉकेजेस आने लगते हैं और फ्लो कम हो जाता है। हाँ, अगर इस दौरान 1 से 2 साल के दौरान हम अच्छा फ्लो अचीव कर चुके हैं, गैंग्रीन हील हो चुका है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता फ्लो कम भी हो जाए तो। एटलीस्ट गैंग्रीन या घाव नहीं है तो कम फ्लो में भी स्किन और मसल्स चला लेंगे। पर अगर क्लॉडिकेशन था या फिर से पेन शुरू हो जाए तो डेफिनेटली वो रिस्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये इटर्नल नहीं है, ये कभी ना कभी वापस आ सकता है और इनको रिकरेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर गैंग्रीन या घाव वापस आता है। इसलिए ये ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आपकी तरफ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ओपीडी में रेगुलर फॉलोअप करें। हम समय समय पे डॉपलर और अल्ट्रासाउंड पे नज़र रखें फ्लो पे,
और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पे। जो एंजियोप्लास्टी के बाद हमें समय मिला है, इसमें आप अच्छे से वुंड केयर कराइए अपने सर्जन से, ताकि ये फेज़ में हील हो जाए और ऐसा ना हो कि जब स्टेंट ब्लॉक हो जाए तब भी हील अचीव नहीं हुआ है। मेडिकेशन टाइम पे लीजिए, स्मोकिंग ना करें, अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल में करें। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि 10 में से 9 पेशेंट्स में वी विल अचीव अ कंप्लीट क्लिनिकल सक्सेस, और रिकरेंस आए ना आए हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इस तरह दोस्तों, जैसा मैंने आपको मिस्टर शर्मा एंड फैमिली का एग्जांपल दिया एक एंजियोप्लास्टी केस सिनेरियो से, आपको भी याद रखना है ये वो क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं अपने डॉक्टर से। सक्सेस रेट कैसा है, टेक्निकल सक्सेस एंड क्लिनिकल सक्सेस, माइनर एंड मेजर कॉम्प्लिकेशन रेट क्या है, रिकवरी कैसी है, घर पे कितने दिन, ऑफिस कब ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है, ओवरऑल प्रोसीजरल कॉस्ट क्या होगा, एंड अगर हम हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या कॉस्ट बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो क्या बदल आ सकता है, एंड रिकरेंस का क्या चांस है, एंड ऑफ कोर्स फाइनली कोई स्कार या कॉस्मेटिक सिक्वेल या कंसर्न है क्या। सो मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो देख के आप कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के पैरामीटर्स द्वारा एम्पावर होइए और इस तरह एजुकेटेड क्वेश्चंस पूछ के अपने सर्जरीज के लिए जाइए। आज के बाद मैं नहीं चाहूँगा कि एटलीस्ट मेरे चैनल से जो पेशेंट्स जुड़े वो जाके डॉक्टर से ये पूछे कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, कोई रिस्क तो नहीं है ना, अपने पैरों पे तो चलेगा ना। ये सब जायज़ है, ये हमारा इमोशनल कंसर्न है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्यों ना हम इसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में लाके एम्पावर होके अच्छे से समझे हमारे ऑपरेशन को और फिर फैसले लें। तो इस तरह एम्पावरमेंट के बाद सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।